नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान और इजराइल का युद्ध 12 दिन तक चला और आखिरकार सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। अब इस ऐलान के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं सीज फायर को लेकर कि आखिर जब लगातार अमेरिका दम भर रहा था कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, तो फिर कौन सी मजबूरी ऐसी आई कि सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। अब इस बीच सीज फायर के बाद यह भी कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन जीता कौन हारा। अमेरिका कहां खड़ा था, इजराइल और ईरान कहां खड़ा था, कतर की क्या भूमिका रही, ये सब तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून और साथ ही जो लोग सीज फायर पर मोदी का मजाक उड़ा रहे थे भारत पाकिस्तान युद्ध में, आज वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं सीज फायर होने के बाद। देखिए, सबसे पहले तो इस पे लोगों ने ये सवाल पूछा कि जीता कौन। ये सीज फायर जो अचानक ट्रंप ने किया, तो ट्रंप का चारों तरफ मजाक बना और ट्रंप ने खुद से ही अपना मजाक बनवाया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 16 और 17 जून को वो G7 की बैठक छोड़कर चले गए थे और उन्होंने धमकी दी थी कि हम अगले एक हफ्ते में बड़ा करेंगे। पहले एक हफ्ते, फिर वो कहा कि 2 हफ्ते तक टाइम दीजिए। पहले एक हफ्ते उन्होंने कहा था और 2 दिन में ही ईरान पर हमला करवा दिया उन्होंने। तो यहाँ पर एक तो क्या, ट्रंप की बात पर बहुत गंभीर सवाल उठे थे कि ट्रंप अगर गए थे, वो कह रहे थे एक हफ्ते में हम बात समय देते ईरान को, तो क्या वो किसी तरफ से या किसी भी तरीके से ईरान को कोई हिंट करना चाह रहे थे। हमने ये देखा कि ईरान ने 19 तारीख को ही अपने न्यूक्लियर साइट्स जो थे, उनमें से एक फोर्डो जो था, वहाँ से अपने सारे वॉरहेड्स हटा लिए थे। आपने देखा होगा सारे सेंट्रीफ्यूज हटा लिए थे ईरान ने। तो इस पे एक सवाल ये उठा कि जैसे ही ईरान ने हटाया 19 तारीख को, आपने देखा होगा कि अमेरिकी तारीख के हिसाब से, अमेरिकी समय के हिसाब से 20 तारीख को रात में हमला हो गया। भारतीय समय के हिसाब से 21 तारीख को वो हमला हो गया। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला कर दिया। तो लोगों ने इसके बाद कहा कि ट्रंप क्या सचमुच एक नाटकीय रूप से इस दुनिया को देखते हैं, या वो किसी युद्ध को बहुत नाटकीय रूप से पेश करने के लिए माहिर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ईरान को हिंट किया और जैसे ही ईरान ने अपना फोर्डो साइट खाली किया वैसे ही ईरान पर हमला हो गया। पहला सवाल ये उठा। दूसरा सवाल आप देखिए कि ईरान पर जब हमला हो रहा था तो ईरान इजराइल के भीतर घुसकर ताबड़तोड़ तबाही मचा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका और इजराइल, 2 इतने ताकतवर देश एक साथ आ गए, लेकिन ईरान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो रुकेगा। ठीक है, अब आगे आए, एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं कि कैसे हुआ ईरान इजराइल के बीच सीज फायर और इस बीच नुकसान क्या हुआ, पूरे फ्रेम में चलाएगा किस तरीके से ईरान ने आखिरी क्षण तक हार नहीं मानी और इजराइल के साथ युद्ध में अपनी शर्तें रखी, तब जाकर सीज फायर हुआ, ऐसी खबरें हैं। ईरान ने इजराइल के सामने सबसे बड़ी शर्त हमले रोकने की रखी, यानी कि अगर सीज फायर होगा तो फिर किसी तरीके का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के एक दूत ने ईरान के साथ समझौते के लिए फोन किया, ऐसी सबसे पहले इसी पर लोग हंस रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि देखिए, सीज फायर की जल्दी ईरान को नहीं थी, सीज फायर की जल्दी थी अमेरिका को। जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रंप को ईरान ने स्पष्ट किया कि बातचीत तभी संभव है जब इजराइल, मतलब जब ट्रंप के दूत का फोन आया था, व्हाइट हाउस से फोन आया था, किसके पास, ईरान के पास, खामनेई के पास जब फोन गया, तब उन्होंने एक ही बात कही कि हम सारी शर्तों पर मंजूर करते हैं, लेकिन हमारी जो सबसे पहली शर्त है वो पूरी होनी चाहिए। इजराइल को ये कहना होगा कि वो अब ईरान पर हमले नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये बात बनी। अब ट्रंप को ईरान ने स्पष्ट किया कि बातचीत तभी संभव है जब इजराइल हमले बंद कर दे, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। और इस तरीके से दूसरी तरफ कतर की सिफारिश पर अमेरिका ने सीज फायर की पहल की। कतर का रोल बहुत बड़ा रहा। कतर के रोल पर हमें खास तौर पर ध्यान देना होगा। कतर पर कल रात ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। अब ये हमला कतर पर नहीं था, ये हमला था कतर में जो अमेरिकी बेस है उस पर हमला हो रहा था। हालांकि वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था, तो ईरान के कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया, लेकिन कई ऐसी मिसाइलें थी जिन्होंने टारगेट हिट किए और वहां से कतर ने सबसे ज्यादा अमेरिका पर दबाव बनाया। यही बात कही जा रही है कि कतर ने अमेरिका पर इतना प्रेशर बनाया कि अमेरिका को झुकना पड़ा। अब देखिए, इसमें क्या है, कतर ने अमेरिका को इसलिए नहीं दिया था कि आपकी वजह से हमें नुकसान हो, और इसलिए दिया गया था कि आप मतलब शांति कायम रखने में इस बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब कतर को लगा कि ये शांति भंग हो रहा है इस बेस की वजह से, हमारे अपने स्टेट में, मतलब ये पूरे देश में
जो शांति स्थापित है वो भंग हो रही है, लोग डर रहे हैं, तब जाकर कतर ने अमेरिका पर दबाव बनाया। और जो दूसरा कॉल गया, जो दूसरी कॉल गई है ईरान के पास, वो कतर की गई है। कतर ने सबसे पहले ईरान से बात की, उसके बाद अमेरिका से बात की, और जो पूरी रात कतर के प्रमुख है वो जगे रहे। अभी ये भी रिपोर्ट्स में आ रही हैं कि वो पूरी रात जगे रहे, वो कोऑर्डिनेट करते रहे और अमेरिका को सबसे पहले राजी करवाया। लेकिन इन सब के बीच में रूस और चाइना, इन दो की जब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुई तो क्या वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया? क्योंकि पुतिन ने सीधे कह दिया कि अमेरिका को हर एक हमले का करारा जवाब और माकूल जवाब मिलेगा, और उन्होंने गलती कर दी ईरान पर हमला करके। देखिए, एक चीज आप समझिए, जैसे कि इस पूरे युद्ध में इजराइल खुलकर इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा था, वैसे रूस और चीन बोलते तो थे लेकिन खुलकर ईरान का उन्होंने साथ नहीं दिया। खुलकर साथ नहीं देने का मतलब यह है कि ना तो कोई साजो सामान भेजे युद्ध के लिए, ना ही कोई फाइटर जेट गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ईरान के साथ खड़े थे? ईरान के साथ बात कर लेना या ईरान के लिए बोल देना, वो फेवर में खड़ा होना आप एक तरीके से दिखा तो रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करे। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए कि इतनी बड़ी फौज है, अमेरिका की इतनी बड़ी फौज है, उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, है। तो वो जाहिर सी बात है, वो चीन के पास भी मौजूद थे और रूस के पास भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी, जैसे कि B-2 बॉम्बर से हमला हुआ, तो क्या किसी देश ने B-2 बॉम्बर क्या अपने स्टेल्थ बॉम्बर ऑफर किए ईरान को? नहीं किए। क्या किसी ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को दिया? नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, ना तो चीन ने दिया ना ही रूस ने दिया। अब ये अलग बात है कि पता नहीं ईरान ने मांगा या नहीं मांगा, ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि देखिए, चीन और रूस दुनिया की नजर में ये दिखाने की पूरी कोशिश तो कर रहे थे कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन ईरान ये पूरा युद्ध अकेले ही लड़ रहा था और अपने दम पर लड़ रहा था। आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, अभी तक का जो मीडिया कवरेज रहा है ईरान और इजराइल के युद्ध में, उस मीडिया कवरेज में यह बात साफ हो गई थी कि 1 साल से ईरान इस चीज के लिए तैयार बैठा था, 1 साल से। और पूरी दुनिया में अलग अलग, अगर नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ परमाणु संवर्धन करता है, यूरेनियम प्रोसेसिंग करता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। बाकी कोई देश करता है तो आपको दिक्कत नहीं होती। ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ईरान से इतना क्यों आप? लेकिन ये ईरान से आज नहीं है, मुझे लग रहा है कि 80-90 साल से यही सवाल उठ रहा है। इजराइल लगातार कह रहा है कि बस अब 6 महीने और 4 महीने और 2 दिन और ईरान परमाणु संपन्न हो जाएगा। यहाँ जो सबसे बड़ा जो थिंक टैंक था, उनकी सेना का एक वक्त सबसे बड़ा जो कमांडर था कासिम सुलेमानी, 2019 में उसे अमेरिका ने मार दिया ड्रोन अटैक में। कासिम सुलेमानी के बाद से ईरान और ज्यादा भड़का हुआ है अमेरिका पर। अब ये देखिए, अमेरिका को ऐसी आदत हो गई है कि जब 2 देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो लपक कर उस झगड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन अब एक चीज बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी बार बार हर 2 देश के बीच लड़ाई होती है, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। अभी उन्होंने भारत पाकिस्तान में किया, अब यहाँ इजराइल और ईरान के बीच कर दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए नेतन्याहू से पूछताछ की? और आपने देखा कि ये सीज फायर का ऐलान होने के बाद ईरान ने हमला किया है। हालांकि ईरान ने अब इसका खंडन भी कर दिया कि हमने हमला नहीं किया है, लेकिन खबर आ रही है कि ये भी हो सकता है, जैसे ये 8 लोग मारे भी गए। क्या ये भी हो सकता है कि जो मकसद रहा हो कि उनके परमाणु कार्यक्रम को हमें रोकना, उन ठिकानों पर हमें बम बरसाने, वो मकसद पूरा होने के बाद ही क्या सीज फायर पे गए ट्रंप? देखिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई है अमेरिका की तरफ से भी, और ईरान कोई कंडीशन सुनने को तैयार नहीं था। अभी इसमें 2 बात निकल कर आ रही है, और ये दोनों बात आम सहमति पर बातचीत आगे बढ़ रही है, ऐसी खबर आ रही है। इसकी भी अभी कोई कहीं से पुष्टि नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है अलग अलग सोर्सेज के हवाले से। अब ये 2 संभावना क्या हो सकती है, पहले ये बात सुनिए। सीज फायर के ऐलान के ठीक 24 घंटे पहले, और जब न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ था ईरान के, उसके 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी ईरान में, और उस बैठक में ये तय किया गया था कि खामनेई के बाद अगला उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, जिसमें कहा गया कि उनके बेटे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, और 3 नाम सुझाए गए। उसमें उन तीनों में से कोई उनका उत्तराधिकारी बन सकता है। अब इसमें ईरान के भीतर इस बात पर मंथन चल रहा है कि क्या खामनेई को, क्योंकि अभी वो स्वस्थ हैं और ईरान में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, ईरान की जो शिया कम्युनिटी है वो उनको बहुत ज्यादा अहम मानती है ईरान के लिए, तो कई लोग इस बात पर तैयार भी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बीच का रास्ता ये निकाला है कि वो अपने टाइम में ही एक अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। फिलहाल वो चीफ रहेंगे उसके, मतलब सुप्रीम लीडर रहेंगे,
और एक ऐसी चीज, एक ऐसी व्यवस्था वो तैयार करेंगे जिसको वो थोड़ा पावर दे सकते हैं। एक बात ये चल रही है। दूसरी तरफ जो ट्रंप, अमेरिका की तरफ से कही जा रही है बात, या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है, ये सीज फायर हमने इसलिए किया है ताकि रेजिम चेंज कर सके। अब अगर दोनों बातों को देखिए, अमेरिका की बात और ईरान में जो डिस्कशन चल रहा है उसको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ये बात साफ समझ में आ रही होगी कि ईरान में हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन ना हो, लेकिन खामनेई अपने कुछ पावर का बंटवारा कर दे, खामनेई अपने कुछ पावर का बंटवारा कर दे। और दूसरी तरफ ईरान ने एक और बात कही है कि जो हमारा परमाणु कार्यक्रम चल रहा था उस पर किसी को इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ये बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जब सीज फायर हुआ तो एक सवाल तो ये रहेगा ही, कौन जीता कौन हारा? अब देखिए, अब इसमें अगर मोटे तौर पर आप देखें तो पूरा पलड़ा ईरान की तरफ भारी नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखें तो इजराइल ने ईरान में बहुत ज्यादा तबाही, मतलब इजराइल ने जो हमला किया ईरान के भीतर, ईरान के करीब करीब 284 के आसपास लोगों की जान चली गई ईरान में। और जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया, मुझे लगता है कि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं आधिकारिक रूप से 8 के आ रहे हैं, लेकिन वो 1 दर्जन होंगे, मतलब 12 से 24 के बीच बताया गया अभी तक। तो अभी तक यही जानकारी। इसका मतलब ये है कि ईरान में जान माल का नुकसान ज्यादा हुआ है। अब इसमें एक और बात समझनी होगी हमें कि इसमें आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, तो उसमें इजराइल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान के जिस न्यूक्लियर साइट्स पर, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर दावा किया गया, ईरान का कहना था कि वहां पर कुछ भी था ही नहीं जहां पर यह हमला किया गया है, जबकि इजराइल की मोसाद ने बाकायदा उसके एग्जैक्ट लोकेशंस निकाले थे और वो लोकेशन, वो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे उनको हमला करने के लिए। B-2 बॉम्बर को ये दिया गया था, तो वो हमला हुआ। अब इसमें अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो भारत पाकिस्तान में जो सीज फायर की घोषणा हुई थी, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच, उस सीज फायर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारे देश में बैठे थे और वो भारत को बड़ा कोस रहे थे कि भारत ने एक तरफा ऐलान कर दिया, ऐसा कर दिया, पाकिस्तान को तबाह कर सकते थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते थे, POK ला सकते थे। वो यहाँ पर ईरान के साथ ऐसा हुआ, वो ईरान के फेवर में खड़े हो गए। बिल्कुल, और वो दिख भी नजर आ रहा है और नजर भी आ रहा है। फिलहाल जो तबाही है वो रुकी हुई है इस वक्त। 12 दिनों के बाद सीज फायर हुआ और ट्रंप ने ही इसका ऐलान किया है। बाकी जो अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए NF न्यूज़ पर। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।